हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग भारत और चीन युद्ध के बारे में देखेंगे जो 1962 में हुआ था। भारत चीन युद्ध, जो भारत चीन सीमा विवाद के रूप में भी जाना जाता है, चीन और भारत के बीच 1962 में हुआ एक युद्ध था। विवादित हिमालय सीमा युद्ध के लिए एक मुख्य बहाना था, लेकिन अन्य मुद्दों ने भी भूमिका निभाई। चीन में 1959 के तिब्बती विद्रोह के बाद जब भारत ने दलाई लामा को शरण दी थी, तो चीन सीमा पर हिंसक घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू हो गई थी। भारत ने फॉरवर्ड नीति के तहत मैकमोहन रेखा से लगी सीमा पर अपनी सैनिक चौकियां रखी, जो 1959 में चीनी प्रीमियर झोउ एनलाई के द्वारा घोषित लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पूर्वी भाग के उत्तर में थी। तिथि जो था 20 अक्टूबर 1962 में। स्थान दक्षिण किसजिंग था। परिणाम चीन सेना की जीत हुई थी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन की छवि धूमिल हुई थी। क्षेत्रीय कोई बदलाव नहीं किया गया था। चीनी सेना ने 20 अक्टूबर 1962 को लद्दाख में और मैकमोहन रेखा के पार एक साथ हमले शुरू किए। चीनी सेना दोनों मोर्चों पर भारतीय बलों पर उन्नत साबित हुई और पश्चिमी क्षेत्र में चुशुल में रिजांग, लो एवं पूर्व में तवांग पर अवैध कब्जा कर लिया। चीन ने 20 नवंबर 1962 को युद्ध विराम की घोषणा कर दी और साथ ही विवादित दो क्षेत्रों में से एक ने अपनी वापसी की घोषणा भी की। 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान अरुणाचल प्रदेश के आधे से भी ज़्यादा हिस्से पर चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने अस्थायी रूप से कब्जा कर लिया। उक्त वक्त फिर चीन ने एक तरफा युद्ध विराम घोषित कर दिया और उसकी सेना मैकमोहन रेखा के पीछे लौट गई। भारत चीन युद्ध कठोर परिस्थितियों में हुई लड़ाई के लिए उल्लेखनीय है। इस युद्ध में ज़्यादातर लड़ाई 4250 मीटर से अधिक ऊंचाई पर लड़ी गई। इस प्रकार इस परिस्थितियों ने दोनों पक्षों के लिए रसद और अन्य लॉजिस्टिक समस्या प्रस्तुत की। इस युद्ध में चीनी और भारतीय दोनों पक्षों द्वारा नौसेना और वायुसेना का उपयोग नहीं किया गया था। चीन और भारत के बीच एक लंबी सीमा है जो नेपाल और भूटान के द्वारा 3 अनुभागों में फैला हुआ है। यह सीमा हिमालय पर्वतों से लगी हुई है जो बर्मा एवं तत्कालीन पश्चिमी पाकिस्तान तक फैली। इस सीमा पर कई विवादित क्षेत्र अवस्थित है। पश्चिमी छोर में अक्साई चीन क्षेत्र है जो स्विट्जरलैंड के आकार का है। यह क्षेत्र चीनी स्वायत्त क्षेत्र जिजियांग और तिब्बत में 1965 में के बीच स्थित है। पूर्वी सीमा पर बर्मा और भूटान के बीच वर्तमान भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश स्थित है। 1962 के संघर्ष में इन दोनों क्षेत्रों में चीनी सैनिकों आ गए थे। ज़्यादातर लड़ाई ऊंचाई वाली जगह पर हुई थी। अक्साई चीन क्षेत्र समुद्र तल से लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित सॉल्ट फ्लैट का एक विशाल रेगिस्तान है और अरुणाचल प्रदेश तक एक पहाड़ी क्षेत्र है जिसकी कई चोटियाँ 7000 मीटर से अधिक ऊंची है। सैन्य सिद्धांतों के मुताबिक आमतौर पर एक हमलावर को सफल होने के लिए पैदल सैनिकों के 3.1 अनुपात की संख्यात्मक श्रेष्ठता की आवश्यकता होती है। पहाड़ी युद्ध में यह अनुपात काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि इलाकों की भौगोलिक रचना दूसरे पक्ष को बचाव में मदद करती है। चीन इलाके का लाभ उठाने में सक्षम था और चीनी सेना का उच्चतम कोटि क्षेत्रों पर कब्जा था। दोनों पक्षों को ऊंचाई और ठंड की स्थिति में सैन्य और ऑन लॉजिस्टिक कार्यों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और दोनों ने कई सैनिक जमा देने वाली ठंड से मर गए थे। चीन ने सरकारी सैन्य इतिहास के अनुसार इस युद्ध में चीन ने अपने पश्चिमी सेक्टर की सीमा की रक्षा की नीतियों के लक्ष्यों को हासिल किया क्योंकि चीन ने अक्साई चीन का वास्तविक नियंत्रण बनाए रखा। युद्ध के बाद भारत ने फॉरवर्ड नीति को त्याग दिया और वास्तविक नियंत्रण रेखा वास्तविक सीमाओं में परिवर्तित हो गई। जेम्स केल्विन के अनुसार भले ही चीन ने एक सैन्य विजय पा ली, परंतु उसने अपने अंतर्राष्ट्रीय छवि के मामले में खो दी। पश्चिमी देशों में खासकर अमेरिका को पहले से ही चीनी नज़रिए, इरादे और कार्यों पर शक था। इन देशों ने चीन के लक्ष्यों पर विश्व विजय के रूप में देखा और स्पष्ट रूप से यह माना कि सीमा युद्ध में चीन हमलावर के रूप में था। चीन की अक्टूबर 1964 में प्रथम परमाणु हथियार परीक्षण करने और 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान को समर्थन करने में कम्युनिस्ट के लक्ष्य उद्देश्यों के पूरे पाकिस्तान में चीनी प्रभाव के अमेरिकी राय की पुष्टि हो जाती। युद्ध के बाद भारतीय सेना ने व्यापक बदलाव आए और भविष्य में इस तरह के संघर्ष के लिए तैयार रहने की जरूरत महसूस की गई। युद्ध से भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर दबाव आया, जिन्हें भारत पर चीनी हमले की आशंका में असफल रहने के लिए जिम्मेदार के रूप में देखा गया। भारत के देशभक्ति की भारी लहर उठानी शुरू हो गई। युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों के लिए कई स्मारक बनाए गए। यकीनन मुख्य सबक जो भारत ने युद्ध से सीखा वो था अपने ही देश को मजबूत बनाने की जरूरत और चीन के साथ नेहरू की भाईचारे वाली विदेश नीति के एक बदलाव की।
भारत पर चीनी आक्रमण की आशंका को भांपने की अक्षमता के कारण प्रधानमंत्री नेहरू को चीन के साथ शांतिवादी संबंधों को बढ़ावा देने के लिए सरकारी अधिकारियों से कठोर आलोचना का सामना करना पड़ा। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय राधाकृष्ण ने कहा कि नेहरू की सरकार अपरिष्कृत और तैयारी के बारे में लापरवाह थी। नेहरू ने स्वीकार किया कि भारतीय अपनी समझ की दुनिया में रह रहे थे। भारतीय नेताओं ने आक्रमणकारियों को वापस खदेड़ने पर पूरा ध्यान केंद्रित करने के बजाय रक्षा मंत्रालय ने कृष्ण मेनन को हटाने पर काफ़ी प्रयास बताया। भारतीय सेवा ने कृष्ण के मेनन के पात्र को अच्छी नियुक्ति की। नीतियों की वजह से विभाजित हो गई और कुल मिलाकर 1962 तक युद्ध का भारतीयों द्वारा एक सैन्य पराजय और एक राजनीतिक आपदा के संयोजक के रूप में देखा गया। उपलब्ध विकल्पों पर गौर न करके बल्कि अमेरिकी सलाह के तहत भारत ने वायुसेना का उपयोग चीनी सैनिकों को वापस खदेड़ने में नहीं किया। CIC के बाद ने कहा कि उस समय तिब्बत में न तो चीनी सैनिकों के पास में पर्याप्त मात्रा में ईंधन थे और न ही काफ़ी लंबा रनवे था जिससे वो वायुसेना पर भावी रूप से उपयोग करने में असमर्थ थे। अधिकांश भारतीय चीन और उसने सैनिकों को संदेह की पुष्टि को देखने लगे। कई भारतीय युद्ध को चीन के साथ एक लंबे समय से शांति स्थापित करने में भारत के प्रयास में एक विश्वासघात के रूप में देखने लगे। नेहरू द्वारा हिंदी चीनी भाई भाई, जिसका अर्थ है भारतीय और चीनी भाई, शब्द के उपयोग पर भी सवाल शुरू हो गया। इस युद्ध ने नेहरू की इन आशाओं को खत्म कर दिया और भारत और चीन एक मजबूत एशियाई ध्रुव बन सकते हैं। शीत युद्ध गुट की महाशक्तियों के बढ़ते प्रभाव की प्रतिक्रिया होगी। सेना के पूर्ण रूप से तैयार नहीं होने का सारा दोष रक्षा मंत्री मेनन पर आ गया, जिन्होंने अपने सरकारी पद से इस्तीफा दे दिया ताकि नए मंत्री भारत के सैन्य आधुनिकीकरण को जान सके और स्वदेशी स्रोतों और आत्मनिर्भरता के माध्यम से हथियारों की आपूर्ति की भारत की नीति के इस युद्ध ने पुख्ता किया। भारतीय सैन्य कमजोरियों को महसूस करने पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में घुसपैठ शुरू कर दी, जिसकी परिणति अंततः 1965 में भारत के साथ दूसरा युद्ध हुआ। हालांकि भारत ने युद्ध में भारत की अपूर्ण तैयारियों के कारण हेडरसन ब्रुक्स भगत रिपोर्ट का गठन किया गया। परिणाम अनिर्णायक था क्योंकि जीत के फैसले पर विभिन्न स्रोत विभाजित थे। कुछ सूत्रों का तर्क है चूंकि भारत ने पाकिस्तान के अधिक क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, भारत स्पष्ट रूप से जीता था, लेकिन दूसरों का तर्क था कि भारत को महत्वपूर्ण नुकसान उठाना पड़ा था और इसलिए युद्ध का परिणाम अनिर्णायक था। 2 साल बाद 1967 में चोल घटना के रूप में चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच एक छोटी सीमा झड़प हुई। इस घटना में 8 चीनी सैनिकों और 4 भारतीय सैनिकों की जान गई थी। हार के कारणों को जानने के लिए भारत सरकार ने युद्ध के तत्काल बाद में जनरल हेडरसन ब्रुक्स और इंडियन मिलिट्री एकेडमी के तत्कालीन कमांडेंट ब्रिगेडियर PS भगत के नेतृत्व में एक समिति बनाई गई थी। दोनों सैन्य अधिकारियों द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट को भारत सरकार अभी भी इसे गुप्त रिपोर्ट मानती है। दोनों अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट में हार के लिए प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार ठहराया। सन 1965 में भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के अनुरोध पर हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली खान ने राष्ट्रीय रक्षा कोष में 5000 किलोग्राम सोने का दान दिया। तो ये थी 1962 की भारत और चीन युद्ध के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। आपको कैसे लगी कमेंट करके बताएंगे। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।